सभी छात्रों को पुनः मेरा नमस्कार। जैसा कि केमिस्ट्री के 2 चैप्टर के हमने एमसीक्यू तैयार कर लिए थे, ठीक है। अब मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम तीसरे चैप्टर चौथा और पाँचवा मतलब केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री के तीनों जो बचे चैप्टर हैं मतलब फुल केमिस्ट्री के एमसीक्यू अपलोड कर दिए जाएंगे। अर्थात हम इसके तीसरे चैप्टर के एमसीक्यू भी करते हैं और ये हमारे एमसीक्यू आ गए तीसरे के ये रहे, ठीक है जी। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं पहले से ही। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मतलब धातु है, इसका मतलब है कि इनमें से कौन सी धातु है। तो इसमें धातु जो है वो है लिथियम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है क्योंकि जो है टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए जो है जिंक के स्थान पर हम टीन का लेपन करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। तो जो सोडियम है वो जल के साथ क्रिया कर लेती है, मतलब फट जाती है। जैसे जल में डालोगे ना तो इतने जल्दी रिएक्शन करती है कि बहुत तेज़ आवाज़ करके फट जाती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है। तो इसकी जो परत कहलाती है उसे कहते हैं एनोडिंग, ठीक। पांचवा जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो वो करती है हाइड्रोजन, ठीक है। छठा निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो वो जो गैस निकालती है वो निकालती है ठंडे जल से, हाँ, पोटेशियम, ठीक है जी। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, पोटेशियम निकालती है। सातवां निम्न में से कौन सी धातु जल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। वो करती है जिंक, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी आया था अगर आपको याद हो तो। निम्नलिखित में देखो कितनी बार आ रहा है, 11, 13, 22 और पिछले चैप्टर में से भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें लिख रहा था यही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था। आठवां निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। वो है कॉपर, ठीक। नौवां अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है, वो है जिंक। 10वां कॉपर मतलब तांबा का अयस्क है, कॉपर का अयस्क मतलब कॉपर किस रूप में पाया जाता है। वो पाया जाता है मेलेकाइट रूप में। 11 अधातु है, अधातु कौन सी है, फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन। 12 मैट में मुख्यतः होता है Cu2S व Fe। ये जो हैं लोहे के अपर रूप होते हैं, मतलब अयस्क होते हैं। बात करते हैं 13 निम्नलिखित में कौन सा धातु तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। वो निकालती है जिंक, अभी पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। 14 ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है Cu2S, इम्पोर्टेंट है, बेशक एक बार आया हो। 15 क्लोराइड एस का उदाहरण है हॉर्न सिल्वर। 16 कैल्कोसाइट अयस्क है, कैल्कोसाइट किसका अयस्क है, कॉपर का, ठीक है जी। 17 जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। जर्मन सिल्वर, नाम तो जर्मन सिल्वर है, ऐसे लगेगा जैसे सिल्वर हो, लेकिन सिल्वर होती ही नहीं है, ठीक है जी। 18 फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। तो फफोलेदार तांबे में 98% तांबा होता है, मतलब एकदम ऐसे मानो कि प्योर है, ठीक है। 19 पीतल है, पीतल क्या है, धातु मिश्र धातु उपयोगी क्या है। तो पीतल जो है मिश्र धातु है, मतलब इसे बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। वो एक तो कॉपर ले लेते हैं, एक क्या नाम है, जस्ता ले लेते हैं, ठीक है। 20वां वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कह जाती है संक्षारण। अब ये दोबारा फिर से ये क्वेश्चन आया, पहले चैप्टर में था ये क्वेश्चन और अब फिर तीसरे चैप्टर में आ गया। मतलब कहने का ये, और देखो 2018 में आ रहा है। जो ये एमसीक्यू हैं ये रिपीट होते रहे हैं, तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लो। एक वीडियो को दो बार देख लो बस,
आपके तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, पेन लेना है, पेन से अपने रफ पेज पे ही इनके आंसर लिखते रहो, आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे। और आप पेपर में जाओगे, चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ये चार ऑप्शन है, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, संचरण और असंचरण हमने 2 बार पढ़ लिया। एक तो पहले चैप्टर में पढ़ा, एक अब पढ़ लिया, तो आपके एकदम क्लियर। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चौथा होगा। ठीक है, अब हम चौथे चैप्टर के कर लेते हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक, चौथा चैप्टर है। ठीक है, और तो हम इसके बहुविकल्प कर लेते हैं। अब ये रही कार्बन परमाणु की संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। अब इसमें 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के 10th क्लास के। हम चौथे चैप्टर पर आ गए, तो इसमें 5 चैप्टर के भी कर लेंगे, तो हमारी केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। लगभग 7 आएंगे केमिस्ट्री में से, और 15 या 20 मिनट में आपके सारे ही तैयार हो जाएंगे। वो 12 या 15 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की, और 10-12 मिनट की ये बनेगी, और आपके 7 नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर है एकदम। ठीक है, दूसरा, बस आप अपने पेन से इन्हें एक बार लिखते रहना, और एक वीडियो को 2 बार देख लेना बस। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8 है। इनमें 8 सहसंयोजक आबंध होते हैं। इसका आंसर है ये। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, उसका क्या मतलब है? यदि खाना बनाते समय किसी की काली तली हो रही, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, जल नहीं रहा है, सॉरी, मतलब पूरी प्रॉपर जल नहीं रहा है। यदि जलता तो उसमें से धुआं इतना निकलता ही नहीं, और अगर धुआं नहीं निकलेगा तो काली भी नहीं होगी। जो तली है धुएं से ही तो काली होती है। ठीक है, चौथा, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? तो किस रूप में रहता है? वो रहता है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड के रूप में रहता है। ठीक है, बात करते हैं 5वें की। बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है। तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है, किसका है? कार्बन का। फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है। छठा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपने पढ़े होंगे, आपके किस अध्यापक ने पढ़ाए होंगे या अध्यापिका ने। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8। सातवां, साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है? जल रागी शीर्ष तथा जल विरोगी पूंछ। आठवां, यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? प्रोपेनल। ठीक है। नौवां, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है? उसका नाम है यूरिया। ठीक है, यूरिया जो खेत में डलता है, शायद किसानों को पता है इसके बारे में। 10वां, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? वो है मेथिलीन। ठीक है। 11, निम्नलिखित में सजातीय युग्म है। तो सजातीय युग्म कौन सा है? HCHO तथा CH3CHO। देखो, डायरेक्ट याद कर लेना बस, मतलब एक बार लिख लेना अपनी रफ पेज पे, तो आपको मतलब 1 या 2 बार तो आपको तैयार हो जाएंगे। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट, निम्नलिखित किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह होता है? तो इसमें कौन सा समूह होता है? ये है, ये CH3CH2OH। ये अल्कोहल का ही सूत्र है ये। C2H5OH भी कह देते हैं। तो चलो, 13, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो वो कौन सा है? वो है B, CO, डबल बॉन्ड है इसमें। चौथा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल मतलब सिरका, जो आपके घरों में होता है ना, सिरका बोलते हैं इसको, में IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। 15, एथेनोइक अम्ल का सूत्र वो होता है CH3COOH, सिरका मतलब। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? मतलब जो दारू है उसका IUPAC। ये पद्धति पढ़ी होगी, आपके अध्यापक ने पढ़ाई होगी। ये है एथेनॉल। ठीक है। 17, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? तो उसका नाम है एथेनॉल। 18, प्रोपेनल है। प्रोपेनल क्या है? प्रोपेनल है C3H6O। 19, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? तो कौन सा समूह उपस्थित है? D, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है।
अब बात करते हैं 21। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, वो तो सबे पता ही है, मीथेन है। विवृत श्रृंखला यौगिक है तो वो है ब्यूटीन 2। 22। एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, तो एसिटिक अम्ल कई बार बता दिया है कि वो सिरका है, हमारे घरों में जो बेसिक रूप से हम सिरका कहते हैं, उसमें COOH, अरे अभी यहाँ भी था ये CH3COOH, तो ये ही इसका फंक्शन होता है, ठीक है। 23। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, वो कौन सा समूह है? प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है CHO। 24। CH3 का IUPAC नाम, उसका नाम है प्रोपेनॉन, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इन्हें बताऊं कि प्रोपेनॉन क्या है, क्योंकि पेपर का एक दिन शेष है, इसलिए आप केवल इन्हें एक तरह से लिख लो, रट लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और आपको डायरेक्ट MCQ में टिक लगाना है, उसका गोला भरना है, बस। 26। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड निम्नलिखित में कौन सा है? एल्डिहाइड वो है मैथिनल, ठीक है। अब बात करते हैं ये, और ये ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में ही। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। संतर्प पता ही होगा आपको, मतलब जिसमें बॉन्ड का सिस्टम होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 28। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त यौगिक होता है, कैसा यौगिक होता है? वो होता है एल्डिहाइड। 29। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? होता है C डबल बॉन्ड C। 30। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, तो इसमें असंतृप्त यौगिक कौन सा है? C2H4, ठीक है। 31। निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन क्या है? वो है C3H4। 32। प्रोपेनॉल है, इसका सूत्र है C3H7OH। हाँ, ये साबुन किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, भस्म है, लवण है, एस्टर, वो होता है लवण, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? C17H35COONA। लिखा नहीं गया, चलो छोड़ो। 34। एस्ट्रो के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया कहलाती है, वो होती है साबुनीकरण। 35। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक होता है कास्टिक पोटाश, ठीक। 36। सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ, वो होता है रेजिन। 37। एथिलीन क्षारीय KMnO4 से अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है, वो है ग्लाइकोल। और लास्ट है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? वो बनता है मेथेन, ठीक है जी। और आपका बचा केवल मात्र केमिस्ट्री में एक चैप्टर, जिसमें उसके बाद आपकी केमिस्ट्री के सारे MCQ ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये बचता है तत्वों का वर्गीकरण, 5वां चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण। और इसके बाद आपकी केमिस्ट्री के सारे MCQ तैयार, मतलब आपके ये मान लीजिए कि आपके 7 नंबर MCQ के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा MCQ भी नहीं है, देख लेते हैं। लिथियम विकर्ण संबंध प्रकट करता है, कैसा संबंध प्रकट करता है? Mg के साथ, ठीक है। मतलब ये जो बहुत सारी वो चलाई थी ना, मेंडलीफ आए थे और मोज़ले आए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक। दूसरा, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं, ये आगे मोज़ले। तीसरा, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है, तो उसका आधार है परमाणु क्रमांक। हमारी जो पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी है, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्धारित है अब, ठीक। नेक्स्ट, तृतीय आवर्त का तत्व है, तो वो है सोडियम। सोडियम 11वें परमाणु क्रमांक पर है, इसलिए 11 लिखा हुआ है। 5वां, विकर्ण संबंध के तत्व हैं, तो विकर्ण संबंध के तत्व कौन से? लिथियम तथा मैग्नीशियम, ठीक है। 6, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, वो है सोडियम Na। निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? वो है सोडियम, और सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, ठीक है। 8वां, निम्नलिखित में कौन
अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है ब्रोमीन। 9 उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? Al2O3। 10वां ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है। ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है, कार्बन की आपको पता ही होगी 4 होती है, पीछे आया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। 12 एक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या है? MO। 13 यूरेनियम है, तो यूरेनियम क्या है? अंतः संक्रमण धातु। 14 तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? उसका है 19। ठीक है जी। अब बात करते हैं 15 सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, वो है सोडियम। ठीक है जी। सोडियम सर्वाधिक धन विद्युत तत्व है और सबसे ऋणात्मकता कौन प्रदर्शित करता है? वो करती है फ्लोरीन। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रारूपिक तत्व है, वो है सोडियम। 17 निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो 17 का है डी, जिसे कहते हैं ब्रोमीन। अब बात करते हैं 18 की। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 18 का है सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी तो रिएक्शन करेगा। 19 तत्व एक्स HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो ये जो अंतर्गत होगा वो होता है मैग्नीशियम के। बात करते हैं 20वें की। आवर्त 2 में उपस्थित तत्व की बाह्यतम कोष होगी, तो बाह्यतम कोष कौन सी होगी? वो होगी एल कोष। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? वो है मैग्नीशियम। 22 आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? हम पाते हैं उसको 18वें समूह में। और लास्ट के रह गए हैं 3 क्षारीय धातुएं हैं, तो क्षारीय धातु हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 24 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? वो नहीं खोता है, उसका नाम है फ्लोरीन। एंड लास्ट इज निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? वो है BeMgCa, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। जो 10th क्लास की साइंस की बुक की केमिस्ट्री के सारे MCQ हमने करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और बस मैं यही कहूँगा कि आप जो है इन वीडियो को 2 बार देखें और इन्हें रफली अपने पेपर पर अपने पेन से लिख ले बहुविकल्प। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देख लो आप कितने सारे क्वेश्चन, ये 3 बार रिपीट हो चुका है, ये 2 बार सारे आए हुए हैं। ठीक है, 2 बार, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, नहीं, इन्हीं MCQ में से आएंगे। और 7 नंबर के केमिस्ट्री के आएंगे, 7 फिजिक्स के आएंगे, 7 ही बायो के आएंगे। तो केमिस्ट्री के सारे MCQ करा लिए हैं, जिसमें से 7 नंबर आपके पक्के हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जो 10th क्लास में है, और सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपकी इच्छा है, पर हाँ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और क्या करना है। आज के लिए धन्यवाद।